हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम आज नीरज की बुक से MAG10 इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया में आपको टीच करवा रहा हूँ। मतलब होप सो आपको पसंद आएगा या समझ आएगा या आपके लिए इजी होगा। जो भी हो देख लेना, या जिसके पास बुक भी ना हो तो वो यहाँ से भी पढ़ लेता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए थोड़ा सा है। तो इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, इसका फर्स्ट जो चैप्टर है एंट्री ऑफ इंग्लिश अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। तो ये नीरज की बुक है, मैं पहले से रिकमेंड कर रहा हूँ। रिकमेंड नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ताकि कुछ कोई बोले ना। तो जो इंग्लिश की जो एंट्री हुई हमारे इंडिया में वो 4 फेज़ में हुई, जो क्लियरली बताया गया था। 1800 से 1857 जो इसका फर्स्ट फेज़ था, 1857 से 1880 जो इसका सेकंड फेज़ था, 1880 से 1947 जो इसका थर्ड फेज़ था, और 1947 से 2004 जो इसका फोर्थ फेज़ था। ये जो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब एक समरी टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, नीरज की बुक से मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं इसका आपका इंट्रोडक्शन लाइन टू लाइन पढ़ के बताऊंगा और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। कहता है कि द चैप्टर डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इन 4 फेजेस। एवरी फेज हैड इट्स यूनिक इंपॉर्टेंस एज वेल एज सिग्निफिकेंस। कहता है कि जो चैप्टर है ना, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो इंडिया में 4 फेज़, किस तरह से इंग्लिश डेवलप हुई, किस तरह से एंटर हुई, उसके 4 फेज़ हैं जो आपको मैंने अभी बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फेज़। हर एक की अलग अलग, हर हर फेज़ यूनिक है। यूनिक मतलब कि अपने आप में अलग है। एंड एज वेल एज सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब हर एक की इंपॉर्टेंस भी है। तो बिसाइड्स द इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस हैव ऑल्सो बीन मैंशनड इन द चैप्टर। कहता है कि इंट्रोडक्शन के अलावा इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियंस के लाइफ में, ये भी इस चैप्टर में मैंशन है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश वॉज टोटली अ न्यू कंसेप्ट ऑफ इंडियंस इन द बिगिनिंग एंड इट इज़ नॉट ब्रॉडन्ड देयर थिंकिंग एंड नॉलेज, बट ऑल्सो गिव दैम द न्यू कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। ये कहता है कि जो मतलब इंग्लिश का जो इन ये जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन को, वो एक बिल्कुल ही नया कंसेप्ट था जो कि उनकी थिंकिंग को ब्रॉडर कर रहा था, उनकी नॉलेज को मतलब हिंदी में कहें तो व्यापक कर रहा था। इसके अलावा भी उन्हें नए नए कंसेप्ट दे रहा था, फ्रीडम के, इक्वालिटी के। और मतलब जो बंदा इंग्लिश बोल पाता था ना, वो आपको अपने औरों से मतलब ऊंचा मानता था। इसे बोलते हैं डिग्निटी, या डिजनिटी भी बोलते हैं कुछ लोग। इट हेल्प देम टू गेट इंडिया फ्री ऑल्सो। कहता है इंग्लिश ने ही हेल्प की कि इंडिया फ्री हो पाए। आपको पता है ना, सबसे पहले मुगलों का शासन होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने अलग अलग राजाओं से परमिशन मांगी कि हम अपना व्यापार करना चाहते हैं। यहाँ तक का मैं आपको थोड़ी समरी बता रहा हूँ। हम थोड़ा बहुत ना व्यापार करना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन उनको दी गई थी। दूसरा, जो ये जब ये नए नए आए थे ना, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम अपनी भाषा थोपना चाहते हैं या हम लोगों को सिखाना चाहते हैं या हम अपना धर्म सिखाना चाहते हैं। ये बात कही थी। तीसरा, राजा जानते थे कि जो ये क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, ये आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं उनके लिए बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी होती है कि हमें भगवान ने भेजा गया है कि दुनिया को सिखाने के लिए। तो वो इस मेंटेलिटी के हिसाब से आए थे। लेकिन जब उन्होंने परमिशन मांगी तो सिर्फ उन्होंने ना कि अपने धर्म को फैलाने की परमिशन मांगी, ना अपनी लैंग्वेज को फैलाने की परमिशन मांगी, उन्होंने सिर्फ व्यापार करने की परमिशन मांगी, जो कि वहाँ के राजाओं द्वारा दे दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। यूज ऑफ इंग्लिश रिजल्टेड इन मेंटल ग्रोथ एंड ब्रॉड थिंकिंग। अभी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं इंग्लिश की इन अर्ली इंडियन फेज। अब बताएगा इंग्लिश रिप्रेजेंट अ पोजीशन ऑफ पावर। कहता है कि जो जैसे इंग्लिश बोलना जानते थे, ऐसे समझा जाता था वो पावरफुल लोग हैं। इन द बिगनिंग इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडोप्ट एज इट वॉज एन फॉरेन लैंग्वेज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू स्पीक। कहते हैं कि स्टार्टिंग में लोगों द्वारा ना, एक तो इसे बहुत ज़्यादा, आपको बताया ना मैंने कि जो पावरफुल माना जाता था, जो लोग बोलते थे उनको बड़ा पावरफुल समझते थे। लोगों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज थी, इसलिए इसको बोलना, समझना, पढ़ना बड़ा ही डिफिकल्ट सा था। हाउएवर, हालांकि इट वॉज डन इन द फर्स्ट फेज विद द ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। लेकिन जो फर्स्ट फेज था ना, तब ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस को कहा था नहीं, जो वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको कहा था कि आपको ना 1 लाख रुपए की ग्रांट देनी पड़ेगी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। दूसरा, कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। कारण उसका ये था कि हम क्यों इन्हें सिखाने पे अपना पैसा टाइम बर्बाद करें, हमें तो सिंपल व्यापार करने, हम व्यापार करके अपना काम करेंगे। तो लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें ना थोड़े सस्ते लेबर्स चाहिए, जो उनकी बात को समझ पाएँ, व्यापार को अच्छे से और एसिलरेट कर पाएँ, एनहेंस कर पाएँ। इसलिए उन्होंने एजुकेशन इंग्लिश में देने के लिए कहा गया।
आगे मैं आप पढ़ता हूँ। अ फ्रेमवर्क, यही सब जो मैंने आपको बताया ना, ये इसी को फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी कहते हैं। was made to bring in this foreign language and to make people aware of it, to make them understand, read it as well as convey the message of better thinking and culture through it। उन्हें ये बताया गया कि इंग्लिश सीखने से क्या क्या होता है, यही जो इंपॉर्टेंस बताई गई ना, उस टाइम लोगों को अवेयर किया जा रहा था। और इसके लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट उस टाइम बहुत बड़ी होती थी, वो BDT ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी गई थी स्कूल्स में, ताकि इंग्लिश टीच कर पाए। In the phase, India had to cover a long distance to reach a modernity as it was stuck in orthodoxy। orthodoxy मतलब पता है आपको क्या होता है? रूढ़िवाद को orthodoxy कहा जाता है। कहते हैं उस टाइम इंडिया ना उन सब चीज़ों में फंसा हुआ था। English brought our elites and the middle class individual face to face with a different perspective। कहते हैं कि जो इंग्लिश है ना, वो जो इलाइट का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप, एंड द मिडिल क्लास के इंडिविजुअल है, उनको आमने सामने ले आके खड़ा कर दिया। द फर्स्ट फेज हैड इंस्पायर्ड ओनली थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स, वेयर एज द सेकेंड फेज दैट वाज 1957 to 1880 वाज अ प्रोडक्टिव इन लिटरेचर। कहता है जो मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फेज यहाँ पे ख़त्म हो गया, जो कि कुछ बातें इसमें नहीं बताई हुई, आपको समझने में आसान होगा, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट फेज में क्या था ना कि अभी ये सब डिसाइड हो रहा था, व्यापार चल गया था 18 से 1857 के बीच में ना, ये इसको फर्स्ट फेज कहा जाता है। इसमें सारी फ्रेमवर्क बने, किस तरह से इंग्लिश सिखाई जाएगी, कितनी ग्रांट दी जाएगी। उस टाइम तक अलग ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी अलग अलग जो भी कंपनी थी ना, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से वो मांगी कि परमिशन कि हमें भी व्यापार करने दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इस सब की इंपॉर्टेंस को देखते, अपने व्यापार की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ना, इंग्लैंड के लोगों ने बेसिकली क्या कहते हैं 1 लाख रुपए की ग्रांट दी। अब इंग्लिश सिखाई जाने के बारे में किस तरह से सिखाई जाएगी, तो सबको लाया। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। पक्ष में जो इंडियन थे ना, उसमें जो मेनली नाम आता है वो था राजा राम मोहन राय का। वो जो सब इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताई जा रही थी ना, वो राजा राम मोहन रॉय द्वारा भी मतलब यूँ कह सकते हैं आप कि सजेस्ट की गई थी। ठीक है, अब आप सेकंड फेज के बारे में पढ़ेंगे। पहले में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई कहते हो ना आपको, आप जिसे वो हुई थी, फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, पॉलिसीज तैयार की गई थी। अब आगे मैं पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग सेकंड फेज के दौरान इंग्लिश अफेक्टेड द आइडियाज एंड द वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी लार्जली। अब इंग्लिश जो है सोसाइटी को बहुत हद तक इफेक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी। With increasing knowledge of English, a large number of the creative minds began to look at their counterparts in England as well as the role model and sought to emulate their example. It helped the Indian society mind to wrestle free from the highly stylized and moralistic रेंडरिंग ऑफ मिथ्स इन द सोसाइटी। कहता है कि इस दौरान ना, सेकंड फेज के दौरान लोगों में अलग अलग मिथ बनने स्टार्ट हो गए थे कि वो अपना रोल मॉडल इंग्लैंड के लोगों को मानने लगे थे। उन्हें इंग्लिश बोलना, उनके जैसे रहना, मतलब वेल सूटेड, मतलब बहुत अट्रैक्ट करने लगा था। विद द एफर्ट्स ऑफ द रिफॉर्मर्स, जैसे हमारे रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, उन जिसने बाल विवाह को रोका, इन सबको रिफॉर्मर कहा जाता है। अ मीनिंगफुल इंटरेक्शन कम इनटू एग्जिस्टेंस। कहा था ना कि मीनिंगफुल इंटरेक्शन आई, कुछ लोग स्पोर्ट में आए। People realize that language can be used as a medium of expression as well as the communication by any community or society, irrespective of their place from where it had originated। इसका ये मतलब है